नमस्कार, मैं अजय कुमार। IC-814 द कांधार हाईजैक टेलीफिल्म में भारत सरकार के अधिकारियों के बीच एक संवाद होता है। उस संवाद का सार यह है कि हिस्ट्री में यह बात याद नहीं रखी जाएगी कि हमने 179 लोगों की जान बचाई, मगर यह बात जरूर याद की जाएगी कि हमने 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया। हिस्ट्री सारा दोष हमारे सर पर ही डालेगी। पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं जहां तक संभव हो पाए ऑब्जेक्टिव रहूं, मगर चूंकि वीडियो का विषय ही एक टेलीफिल्म है, इसलिए अगर मैं एक सब्जेक्ट और दर्शक की भूमिका में रहकर कहूं तो बात यह है कि संवाद के जिस सार को मैंने पेश किया है वह कुछ ऐसी चुनिंदा लाइनों में शामिल हो सकती हैं जिन्हें निर्देशक अनुभव सिन्हा अपनी फिल्म द कंधार हाईजैक के जरिए लोगों के सामने लाने चाहते हों, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि द कंधार हाईजैक के इस संवाद के सार के धागे को पकड़कर आप चाहें तो पूरे फिल्म को खोल सकते हैं। तो दरअसल बात यह है कि IC-814 द कंधार हाईजैक 6 एपिसोड की एक टेलीफिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इस फिल्म का कंटेंट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर IC-814 की 24 दिसंबर साल 1999 में हुई हाईजैकिंग की सच्ची घटना पर आधारित है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर IC-814 ने 24 दिसंबर साल 1999 में काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए उड़ान भरी थी। बीच में 5 आतंकवादियों ने इस एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया। बाद में पूरी छानबीन के बाद और स्पष्ट सबूतों के आधार पर यह पता चला कि यह 5 हाईजैकर पाकिस्तानी नागरिक थे। IC-814 एयरप्लेन 7 दिनों तक आतंकवादियों के कब्जों में रहा। बहुत सारे खतरनाक उठापटक के साथ इस प्लेन ने काठमांडू से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से दुबई और दुबई से कंधार तक का सफर किया था। करीब 180 लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे। आतंकवादियों ने सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए एक यात्री को गला रेत कर मार दिया था। अफगानिस्तान के कंधार में यह प्लेन रुकी थी। भारत सरकार के अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच तनाव भरी बातचीत हुई। आतंकवादियों ने भारत सरकार के सामने भारत सरकार की जेल में बंद 3 कुख्यात पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ने की पेशकश रखी थी। आतंकवादियों के मांग को भारत सरकार ने मान लिया। 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया और इस तरीके से बदले में 179 भारतीयों की जान बचाई गई। IC-814 एयरप्लेन की हाईजैकिंग की 7 दिनों की पूरी कहानी को IC-814 एयरप्लेन के कैप्टन देवी शरण ने पत्रकार सिरंजय चौधरी से साझा किया। इसी पर कैप्टन देवी शरण और सिरंजय चौधरी के नाम से फ्लाइट इन द फियर नाम की एक किताब छपी। इस किताब को आधार बनाकर के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने IC-814 द कंधार हाईजैकिंग नाम के 6 एपिसोड की पॉलिटिकल टेलीफिल्म बनाई है। अब चूंकि यह फिल्म इस तरीके से नहीं पेश की गई है जैसे लोगों के भीतर मनोरंजन के लिए या लोगों के भीतर मौजूद पूर्वाग्रहों और धारणाओं को संतुष्ट करने के लिए कोई ख्याली पुलाव पेश किया जाए, तो इस फिल्म पर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। जब से यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई है तब से सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ इस पर लिखा जाता है। कुछ लोग इस टेलीफिल्म की बहुत ज्यादा सराहना कर रहे हैं और कुछ लोग इस टेलीफिल्म को मुस्लिम आतंकवादियों का हितैषी बता करके बहुत ज्यादा अनर्गल किस्म की बातें लिख रहे हैं। इन सब की लड़ाई में भारत सरकार भी शामिल हो चुकी है। क्योंकि भारत सरकार भी एक पक्ष के तौर पर इस पर शामिल हो गई है, तो इस फिल्म पर बातचीत करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं कि IC-814 द कंधार हाईजैक पर मच रहा बवाल जायज है या नाजायज। किसी सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई किसी पॉलिटिकल टेलीफिल्म पर जायज सवाल उठाए जा रहे हैं या जानबूझकर भटकाने वाले सवाल। सबसे पहली बात तो यह समझने वाली है कि अगर किसी सच्ची घटना के आधार पर किसी तरह का पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल टेलीफिल्म, पॉलिटिकल फिल्म बनाई जा रही है, तो कुछ एपिसोड में या 3 घंटे की फिल्म में उस सच्ची घटना के हर परत को पेश कर पाना नामुमकिन है, असंभव है। घटना से जुड़े हर बारीक बात और दृष्टिकोण को शामिल कर दिया जाए, यह फिल्म और टेलीफिल्म के माध्यम में संभव नहीं है। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि सच्ची घटनाओं पर फिल्म और टेलीफिल्म ना बनाई जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास मीडिया के जरिए, मतलब टेलीफिल्म और फिल्म के जरिए सच्ची घटनाओं पर बनाए गए कंटेंट में सब कुछ शामिल नहीं हो सकता है। यह बताने का, यह कहने का मतलब यही है कि इस तरह की टेलीफिल्म और फिल्म में
उन तत्वों को ना खोजा जाए जो किसी सच्ची घटना में क्रक्स के तौर पर शामिल नहीं होते हैं, किसी सच्ची घटना के कोर में शामिल नहीं होते हैं, किसी सच्ची घटना के ऐसे तत्व नहीं होते हैं जिससे उस पूरी घटना से बताए जाने वाले संदेश को परिभाषित किया जा सके। सच्ची घटनाओं पर आधारित पॉलिटिकल ड्रामे के लिए दूसरी बात यह समझने वाली है कि वहां पर तथ्य हमेशा सही होना चाहिए। साथ में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तथ्य तो सही हो मगर कला और सृजनात्मक आजादी के नाम पर, मतलब आर्ट और फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर ऐसी बातें भर दी जाएं जिनका हकीकत से दूर दूर तक नाता ना हो, जिसमें सच जैसी किसी संभावना को तलाशना बहुत मुश्किल हो और सच जैसी किसी संभावना को एक तरफा करके दिखाया गया हो। सूक्ष्मताएं, जटिलताएं, बारीकियां कुछ भी समझ में ना आए, केवल एक बात समझ में आए कि अमुक पक्ष में खड़े लोग गलत हैं और अमुक पक्ष में खड़े लोग सही हैं। जैसा कि हम वर्तमान में देख सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल घटना के सच की कई परतें होती हैं, कई जटिलताएं होती हैं। तो मुमकिन है कि इतिहास में भी अगर कोई सच्ची घटना घटी होगी तो उसकी भी कई परतें होंगी, कई जटिलताएं होंगी और इन सब के बीच वह धागा होगा जो इन सबको परिभाषित करता होगा। तो इन सबको दिखाकर ही सच्ची घटना पर आधारित किसी पॉलिटिकल ड्रामा को कामयाब ड्रामा कहा जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दर्शक सच्ची घटना पर आधारित किसी पॉलिटिकल ड्रामे को देख करके बाहर निकले तो वह गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए। उसकी चिंतन और संवेदनशीलता का दायरा इतना बढ़ ही जाए कि समझ पाए कि इस दुनिया की जटिल परेशानियों का समाधान बम, बारूद और किसी तरह के समुदाय के प्रति नफरत जैसे भाव पैदा कर देने से, ऐसी तुच्छ सोच रखने से तो बिल्कुल हासिल नहीं किया जा सकता है। इन पैमानों के आधार पर कहा जाए तो अनुभव सिन्हा ने IC-814 की सच्ची घटना को एक टेलीफिल्म के जरिए बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया है। अगर किसी एयरप्लेन में 5 लोग बंदूक और बारूद के साथ घुस जा रहे हैं, उसे हाईजैक कर ले रहे हैं, तो यह आतंकवादी कृत्य तो है ही, मगर इसके साथ ही साथ यह सिस्टम का भी बहुत बड़ा फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटीज फोर्स से लेकर के पूरे सिस्टम से सवाल बनता है कि आखिरकार सिस्टम क्या कर रहा था कि उसके होते हुए भी 5 लोग बम, बारूद, ग्रेनेड लेकर के एयरप्लेन में घुस गए, 17 किलो RDX लेकर के घुस गए। मगर अनुभव सिन्हा की टेलीफिल्म केवल इतना ही नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर के वह बात रखती है। उन 7 दिनों की कहानी बयान करती है जब IC-814 और उसके भीतर बैठे लोग आतंकवादियों के कब्जे में रहते हैं। इस दौरान सिस्टम के फेलियर की वजह से पैदा हुए इस संकट को संभालने के लिए भारत सरकार की तरफ से किस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है, अपनी मांग मनवाने के लिए आतंकवादियों की तरफ से किस तरह की हरकत की जाती है, एयरप्लेन में बैठे यात्री किस मनोदशा से गुजर रहे हैं, एयरप्लेन का कैप्टन किस तरह की बहादुरी दिखा रहा है, सरकार के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए मीडिया में क्या कुछ बता रहे हैं और मीडिया किस तरीके से काम कर रही है। IC-814, कंधार हाईजैकिंग, इन सब को मिलाकर पेश की गई एक कहानी है। कंधार हाईजैकिंग की जब भी बात होती है तो यह बात की जाती है कि भारत सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ दिया, भारत सरकार की बुजदिली की बात की जाती है। इस तरह की बात करने वाले भी ज्यादातर भाजपा के समर्थक ही होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा की सरकार के वक्त ही कंधार हाईजैकिंग की घटना घटी थी। अनुभव सिन्हा की यह टेलीफिल्म इस सोच पर सबसे गहरा हमला करती है। 6 एपिसोड की इस कहानी को कोई भी अगर देखेगा और ईमानदारी से मूल्यांकन करेगा तो इस बात को समझेगा कि कंधार हाईजैकिंग पर भारत सरकार के पूरे सिस्टम पर प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, मगर भारत सरकार के अधिकारियों ने 3 आतंकवादियों के बदले में 179 लोगों की जान बचाने का जो फैसला लिया, उस फैसले को कभी भी बहुत बड़ी असफलता की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अगर आप असफलता की नज़र से देख रहे हैं तो आपको बारीक इतिहास में जाकर के बारीक छानबीन करने की ज़रूरत है। टेलीफिल्म को देखने के बाद एक सवाल उठता है कि जो लोग कंधार हाईजैकिंग पर आतंकवादियों को रिहा करने को भारत सरकार की असफलता करार देते हैं, वह शायद यह सोचते होंगे कि भारत के जेल में बंद मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादियों को न छोड़ा जाता, एयरप्लेन की हाईजैकिंग करने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता और पैसेंजर की जान बचा ली जाती, तब कहा जाता कि भारत सरकार सफल हुई है, भारत की जीत हुई है।
मगर कांधार हाईजैकिंग पर आतंकवादियों को छोड़ देने को कैसे कहा जा सकता है कि भारत सरकार इस मामले में असफल साबित नहीं हुई है? इस तरह के नजरिए पर यह फिल्म बड़ा ही गहरा प्रश्न करती है। इस फिल्म को देखने के बाद साफ तौर पर दिखता है कि भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर रहा है कि हाईजैकिंग हो गई है। अब जब प्लेन की हाईजैकिंग हो गई है, उस प्लेन में 180 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति को आतंकवादियों ने मार दिया है, यात्रियों के बीच डर का माहौल है, 179 लोग बचे हैं, प्लेन में बम भी रखा हुआ है। आतंकवादी तैयारी के साथ चल रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वह खुद भी मर जाएंगे और प्लेन के लोगों को साथ मर जाएंगे। इस दशा में भारत सरकार का फैसला क्या होना चाहिए? अंत में अगर ईमानदारी से देखें तो यही समझ निकल करके आती है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया वह गलत फैसला नहीं। अनुभव सिन्हा ने अपनी इस टेली फिल्म के माध्यम से इस बारीक समझदारी को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया है। अगर कोई भी इस फिल्म को ईमानदारी से देखेगा तो कम से कम इतिहास के बारे में तो यह समझ विकसित करेगा कि किसी भी ऐतिहासिक घटना का अगर कोई एक तरफा वर्णन कर रहा है तो वह इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसे इतिहास की समझ नहीं है। वह इतिहास के बहाने कुछ ऐसा पेश कर रहा है जिससे सही समझ विकसित होने के बजाय ऐसी समझ विकसित हो जो गलत किस्म की हो। वर्तमान में हो रही घटनाओं को ही देख लीजिए। मणिपुर की समस्या उठा करके देखिए। मणिपुर को जलते हुए साल भर से ज़्यादा का समय हो गया। जम्मू कश्मीर की समस्या उठा करके देखिए। जम्मू कश्मीर से हर महीने कुछ भारतीय सुरक्षा कर्मियों के मरने की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ की खबरें लगातार आ रही हैं। इन सभी मामलों में आप ऐसी कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं जहां पर एक समूह दोषी हो, कुछ लोग दोषी हों, एक पक्ष दोषी हो। जब आप इन सभी वर्तमान की घटनाओं को बहुत ही गहरे तरीके से समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि सबसे बड़े दोषी वह हैं जिन्हें सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सारी घटनाओं के तार का अंतिम सिरा सिस्टम की असफलता से जाकर जुड़ जाता है। अनुभव सिन्हा ने अपनी फिल्म में यही पेश किया है। अनुभव सिन्हा ने अपने फिल्म में तथ्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। क्रिएटिविटी की आज़ादी के नाम पर कुछ ऐसा भी नहीं पेश किया है जो लोगों में गलत नज़रिया पैदा करने के मकसद से रखा जाता है। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी नाम की फिल्में बनाई गई हैं, वहाँ तथ्य है मगर इसकी पेशकश ऐसे की गई है कि लोगों में सांप्रदायिक और भोथरी किस्म की समझ विकसित हो। लोग मुस्लिम समुदाय को दुश्मन के तौर पर देखने लगे। अनुभव सिन्हा की इस टेलीफिल्म पर यह आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझ करके हाईजैकर के असली नाम छिपाए। हाईजैकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे। उन्होंने जानबूझकर फिल्म में नाम दिखाते वक्त बर्गर, शंकर भोला जैसे हिंदू और ईसाई नाम दिखाए। मगर आरोप इतना बेबुनियाद है कि ये गूगल करने के बाद आराम से सच्चाई पता की जा सकती है। 6 जनवरी साल 2000 को, मतलब हाईजैकिंग की घटना से मुश्किल से 2 हफ्ते बाद, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर यह बताया था कि जिन हाईजैकरों ने एयरप्लेन को हाईजैक किया था वह एयरप्लेन के भीतर बर्गर, शंकर, भोला, चीफ, डॉक्टर नाम से एक दूसरे को पुकारते थे। मतलब अनुभव सिन्हा ने फिल्म में तथ्य के साथ नहीं खिलवाड़ किया है बल्कि जो हकीकत है उसी को पेश किया है। मगर मौजूदा वक्त के भाजपा की यह सोची समझी रणनीति होती है कि हर समस्या में कुछ ऐसा निकाल लिया जाए जहां से यह कहने में आसानी हो कि देखो इन्होंने हिंदुओं को कितने बुरे तरीके से पेश किया है, यह हिंदुओं के साथ अपराध कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत भाजपा के समर्थकों ने और भाजपा के नेताओं ने इस फिल्म को लेकर के यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि इस फिल्म में मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम दे करके हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मामला तुल पकड़ा तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के इंडिया हेड को बुलाया। बातचीत हुई। बातचीत के बाद इस बात पर सहमति हुई कि इस फिल्म के शुरुआत में यह डिस्क्लेमर रखा जाएगा कि आतंकवादियों के असली नाम क्या है यह भी लिख दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि भाजपा की तरफ से इस टेलीफिल्म को लेकर के हिंदू नाम पर जो प्रश्न खड़े किए गए वह प्रश्न भटकाने वाले प्रश्न हैं। इस इरादे के साथ खड़े किए गए हैं
ताकि लोगों के बीच यह अफवाह फैल जाए कि इस फिल्म में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई है। सच्चाई को दबाया गया है। दिख भी रहा है कि यह रणनीति कुछ कुछ काम कर रही है और सोशल मीडिया पर इस फिल्म के खिलाफ नफरती पोस्ट लिखी जा रही हैं, लेकिन इस फिल्म की सराहना करने वाली भी आबादी बहुत बड़ी है। मगर सच्चाई सबके सामने है। इस तथ्य को कोई छुटला नहीं सकता है कि जो आतंकवादी एयरप्लेन में मौजूद थे उनके असली नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे, मगर एयरप्लेन में जिन नाम के साथ वह एक दूसरे को पुकार रहे थे उन नामों का इस्तेमाल अनुभव सिन्हा ने अपने फिल्म में किया है। यानी अनुभव सिन्हा ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर इसी तरह से सोचा जाए तो प्रश्न तो यह भी बनता है कि भारत सरकार के अधिकारियों के भी असली नाम इस फिल्म में बताए जाने चाहिए थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो भी भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी थे उनका भी नाम अगर इस टेलीफिल्म में बार बार आता तब सोचिए क्या होता। अनुभव सिन्हा की इस टेलीफिल्म पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि अनुभव सिन्हा की इस टेलीफिल्म में मुस्लिम आतंकवादियों को बहुत ही नरम तरीके से पेश किया गया है, उनके मानवीय पक्ष को रखा गया है। मगर यह आरोप भी पूरी तरीके से गलत आरोप है। यह आरोप इस बुनियाद पर टिका हुआ है कि जो मुस्लिम आतंकवादी हैं वह अपने जीवन के हर पक्ष में बहुत ही घिनौने किस्म के होंगे, बहुत ही अमानवीय और जानवर किस्म के लोग होंगे। मगर यह धारणाओं की दुनिया की बात है और धारणाएं कैसे क्रिएट की जाती हैं आप समझते ही हैं। अनुभव सिन्हा ने अपनी क्रिएटिविटी में इन धारणाओं को तोड़ा है तो बवाल खड़ा हो गया है। हकीकत में देखें तो एक आतंकवादी एक इंसान होता है, उसके कृत्य आतंक फैलाने वाले होते हैं। उसकी समझ नफरत से भरी हुई होती है। उसकी समझ इतनी संकुचित होती है कि उसे लगता है कि बम और बारूद के सहारे अपनी जान दे करके, आतंक फैला करके, लोगों को मार करके अपनी मांग को मनवाया जा सकता है। उसकी समझ इतनी संकुचित होती है कि वह यह भी नहीं समझ पाता कि वह जिसकी मांग कर रहा है क्या वह न्यायिक मांग है भी या नहीं भी। यह इस पूरी फिल्म में भी दिखता है कि उन पांचों आतंकवादियों को इस बात की समझ नहीं है कि वह लड़ किस बात के लिए रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ा मकसद बताते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो अनुभव सिन्हा के टेलीफिल्म में जिस तरह से आतंकवादियों को दिखाया गया है वहां पर वह आतंकवादी ही दिखाई देते हैं। मसूद अजहर के नफरत भरे भाषण दिखाए गए हैं। एयरप्लेन को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों ने बंदूक और बम के सहारे एयरप्लेन को हाईजैक किया, इसको दिखाया गया है। एयरप्लेन में 17 किलो RDX रखा गया है, यह बताया गया है। अपनी मांग मनवाने के लिए एक आतंकवादी एक यात्री का कत्ल कर देता है, गला रेत दे देता है, एक यात्री को बुरी तरीके से गर्दन पर घायल कर देता है, इसको दिखाया गया है। यह सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि इस टेलीफिल्म में आतंकवादियों के आतंक को दिखाया गया है। अब जो लोग अपने दिमाग में यह सोच सकते हैं कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो 17 किलो RDX से वह पूरे प्लेन को उड़ा देंगे, सैकड़ों लोगों को मार देंगे, वह आतंकवादी नहीं तो और क्या है। यह सोच आतंकवादी की नहीं तो और किसकी है। इस टेलीफिल्म में यह भी दिखाया गया है कि प्लेन हाईजैक करने वालों के दिमाग के भीतर इस तरह की बातें भरी गई लगती हैं कि उन्हें लगता है कि वह किसी बहुत बड़े मकसद के लिए लड़ रहे हैं, और वह मकसद क्या है, कुतर्क है, वो किसी तार्किक आधार पर उस मकसद का परीक्षण नहीं हुआ है। अब अगर अनुभव सिन्हा की इस टेलीफिल्म में कुछ आतंकवादियों को यात्रियों से ठीक तरीके से बात करने को दिखा दिया गया, मसूद अजहर को भारत सरकार के अधिकारी के साथ अच्छी तरीके से बात करते हुए दिखा दिया गया, तो यह बात केवल व्यवहार के स्तर तक सीमित है। केवल अपने व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति ठीक ठाक व्यवहार कर रहा है तो कैसे कहा जा सकता है कि वह आतंकवादी नहीं होगा, उसकी समझ आतंक फैलाने वाली नहीं होगी, जबकि उसकी पूरी सोचने की प्रक्रिया आतंकवादी किस्म की है। मसूद अजहर ही जिस तरीके से भारत सरकार के अधिकारी से जेल में बात करता है, उससे लगता है कि वह जो तर्क बता रहा है कि वह कितना संकुचित दृष्टि वाला व्यक्ति है। उसे यह लगता है कि वह किसी बहुत ही बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है, और इस मकसद के लिए लोगों को मार दिया जाए, लोग मर भी जाएं तो कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल यही बात प्लेन के हाईजैक करने वाले आतंकवादियों पर भी लागू होती है। तो यह कहना कि इस फिल्म ने आतंकवादियों की अच्छी छवि पेश की है, यह बिल्कुल ही गलत किस्म की समझ है। हाँ, यह बात जरूर है कि तब आप इस टेलीफिल्म को लेकर के थोड़े परेशान हो सकते हैं अगर आपके दिमाग में यह भरा गया है कि मुस्लिम आतंकवादी हर वक्त घिनौना काम करते हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए होते हैं, गलत काम करते हैं, पशुवत किस्म के होते हैं, जिस तरह की धारणाएं बनाई जाती हैं, तब आपको यह गलत लग सकता है।
अनुभव सिन्हा के इस टेलीफिल्म की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह फिल्म यह बताती है कि भले ही सिस्टम पूरी तरीके से खराब क्यों ना हो, मगर बहुत बुरे हालात में चल रहे सिस्टम के पास ही यह सोचने समझने की ताकत होती है कि उसे इंसानों को बचाना है, ना कि इंसानों को मारकर अपनी मांग को मनवाना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इस टेलीफिल्म को अगर आप देखें तो आपको यह भी दिखेगा कि भले ही भारत सरकार के अधिकारियों के बीच में, राज्य की सरकारों के बीच में बहुत ही कमजोर किस्म का कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही कमजोर किस्म का तारतम्य है, मगर उसके बावजूद भी यह सब एक साथ बातचीत करके एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते तो हैं ही जहां पर यह फैसला लिया जाता है कि आतंकवादियों से बात की जाएगी, उनकी मांग को समझा जाएगा और अपने लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ यह दिखाई देता है कि 5 आतंकवादियों ने एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया है। उनके पास बंदूक है, बारूद है और किसी तरह का सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम है वो उटपटांग है, उसके पास कोई तार्किक क्षमता नहीं है, उसकी कोई दृष्टि नहीं है। वह अपनी मांग मनवाने के लिए 2 से 3 लोगों को छुड़वाने के लिए 180 लोगों की जान लेने के लिए तैयार हैं। उनके पास इतनी बड़ी दूरदृष्टि नहीं है कि वह समझ पाएं कि वह क्या कर रहे हैं। इस द्वंद्व के बीच आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, ना कि किसी आतंक की। इस टेलीफिल्म के जरिए आप समझ जाते हैं कि सवाल लोगों से नहीं पूछना है, सवाल सिस्टम से पूछना है। यह जानते हुए कि भारत सरकार ने 179 लोगों की जान बचाई है, फिर भी साल 1999 की सरकार और उस समय के मौजूद सरकारी अधिकारियों से यह प्रश्न बनता है कि आखिरकार सिस्टम फेल कैसे हो गया। आगे वह फेल ना हो तो सुधार किस तरह से किया जाए। मगर इस तरह का कोई भी सवाल वह नहीं कर सकता है जो आतंक फैला करके अपनी मांग मनवाने में यकीन रखने के रास्ते पर आगे बढ़ निकला है। उनके लिए किसी की मौत किसी बड़े और कुतार्किक मकसद को हासिल करने के लिए एक जरिया भर है और कुछ भी नहीं है। इस टेलीफिल्म के अंत में निर्देशक अनुभव सिन्हा यह द्वंद्व खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं कि जिन 3 आतंकवादियों को भारत सरकार ने छोड़ दिया, उन्होंने आगे चल के आतंक के ऐसे कारनामे किए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। एक तरह से कहा जाए तो यह टेलीफिल्म अंत में इस प्रश्न को एक द्वंद्व के तौर पर रख देती है कि अगर 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया और 179 जान बचा ली गई तो उसका फायदा क्या हुआ। 3 आतंकवादी बाहर निकले, उन्होंने सैकड़ों लोगों को मार दिया, तो फायदा क्या हुआ। मगर इस द्वंद्वात्मक किस्म के प्रश्न का जवाब भी इस टेलीफिल्म में ही छिपा है। दुनिया भर में आतंक की कृत्य कहीं भी हो रहे हों तो वह दुनिया की सामूहिक सिस्टम की असफलता का नतीजा है। 10 आतंकवादी, 50 आतंकवादी, 100 आतंकवादी, 1000 आतंकवादी या लाख आतंकवादी जेल में कैद कर देने से या उनको मार देने से अगर आतंक की गतिविधियां रुक जाती तो अब तक इनको मार दिया गया होता और आतंक की गतिविधियां रुक गई होती। मगर आतंकवाद दुनिया की संरचनात्मक कमियों पर सिस्टम का जायज मकसद के साथ, संवैधानिक मकसद के साथ, मानवता के मकसद के साथ ढंग से काम ना करने का नतीजा है। एक मसूद अजहर नाम का कट्टर आतंकवादी लाखों लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर पागलपन और जहर इसीलिए भर सकता है क्योंकि करोड़ों लोगों को दुनिया के तथाकथित सिस्टम में ना तो गरिमापूर्ण जीवन दिया है और ना ही वह तार्किक क्षमता विकसित की है कि वह समझ पाएं कि सही क्या है और गलत क्या है। अनुभव सिन्हा की कंधार हाईजैक पर बनाई गई यह फिल्म यह बताने में बहुत ही शानदार तरीके से कामयाब रहती है कि कंधार हाईजैक का तर्कपूर्ण विश्लेषण क्या होगा और जो विद्या और कला इस तरह का काम कर दे, समझिए वह आतंकवाद जैसी परेशानी को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। शुक्रिया।